हावर बालको, तो आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल की। पैरेललोग्राम के एरिया और ट्रायंगल में अपन इनके एरिया पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो पहले पढ़ते हैं प्लेनर रेंज। देखो प्लेनर रेंज क्या होता है, जो अपना प्लेन क्या होता है, सरफेस होता है। सरफेस का जो सरफेस होता है ना उसको अपन प्लेन बोलते हैं। एग्जांपल फॉर, जैसे ये अपना बोर्ड है, अब इस बोर्ड में ये सरफेस है पूरा का पूरा। अब इस वाले बोर्ड के ऊपर ऊपर ये वाला ना जो, इसको बोलते हैं अपन प्लेन, है ना, एकदम से प्लेन है। जो अपनी थाली होती है वो भी प्लेन ही होती है ना, उसका सरफेस एरिया बिल्कुल प्लेन होता है इस तरीके से। तो प्लेन का अगर प्लेन को डिफाइन करें ना अपन, तो प्लेन इस तरीके से डिफाइन होगा कि कोई ऐसा क्लोज फिगर जिसको जो प्लेनर पर हो, ठीक है, या फिर यूं मान लो प्लेनर के सहायता से अपन उस क्लोज फिगर को जान पाए, उसे बोलते हैं प्लेनर रीजन। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं एरिया की। अब ये प्लेनर रीजन है, ये प्लेनर रीजन है। अब इस प्लेनर रीजन में अपन एरिया निकालेंगे। एरिया देखो, एरिया निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि कोई भी फिगर होता है ना, ओनली फॉर उसका ही एरिया निकालते हैं अपन, उसका ही रीजन निकालते हैं अपन। ठीक है ना, किसी फिगर के प्लेनर रीजन में ओनली फॉर रीजन को निकालना, ठीक है ना, वो हो जाता है एरिया। जैसे एग्जांपल फॉर, अपने पास ये एक फिगर है, ठीक है, ये फिगर क्या कर रहा है, इस फिगर का अपन मेजरमेंट निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? बोर्ड पर निकालेंगे। अब देखो ये अपने पास ये फिगर है, इस फिगर का अगर अपन ने मेजरमेंट निकाला कुछ इस तरीके से मेजरमेंट निकाला। अब इस मेजरमेंट में देखो यहां पर अपना मेजरमेंट कितना आया, यूं मान लो आप, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। इस तरीके से ये स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये 4 सेंटीमीटर आ गया अपने पास। अब इसको बोलेंगे अपन एरिया। यानी एरिया की अगर एरिया को अगर डिफाइन करें तो एरिया इस तरीके से डिफाइन होगा कि ऐसा कोई भी फिगर जिसे प्लेनर रीजन पर निकाल कर उसका मेजरमेंट किया जाए, तो जो एरिया अपने पास, जो रीजन अपने पास आता है ना, उसको अपन एरिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब आगे बात कर लेते हैं डिनोट कैसे करते हैं। भाई एरिया को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर, कैपिटल ए और स्मॉल आर से, और इसमें ब्रैकेट लगाया जाता है। जो भी ब्रैकेट होता है, किसी भी फिगर का ब्रैकेट होता है। एग्जांपल फॉर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल अपन बना लेते हैं भाई, कोई ए बी सी वर्टेक्स वाला कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब एबीसी वाला वर्टेक्स वाला कोई ट्रायंगल है ना, तो एबीसी तो ब्रैकेट में रख देंगे और साथ के अंदर एरिया लगा देंगे उसका। तो ये बोल रहा है कि एबीसी एक वर्टेक्स है, जो जितना एरिया घेर रहा है वो इसका एरिया है। ठीक है। आगे अगर कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए इसमें क्या कर देंगे, आगे डीओ लगा देंगे। यानी जो अपने पास एरिया है ना वो ए आर, और जो अपने वर्टेक्स है, टोटल वर्टेक्स जितना एरिया निकालना, उतने सारे के सारे वर्टेक्स अपन यहां पर लिखने पड़ेंगे। और यहां पर लिखने के बाद में ये बताएगा कि ये इतने वर्टेक्स को घेरने वाला जो रीजन अपने पास उसका एरिया है। ठीक है ना। तो इससे तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई दो, यूं मान लो आपके पास क्वाड्रिलेटर है, यानी कोई एक और है ई एक्स वाई जेड है, कोई एक और क्वाड्रिलेटर है जो ई एक्स वाई और जेड है, इस तरीके से है, और ये दोनों एरिया इक्वल है, तो ये एरिया लगाकर अपन इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से इक्वल कर देंगे। ठीक है। तो यहां तक तो आ गया। अब बात कर लेते हैं एरिया की यूनिट। ध्यान में रखना था, कोई यूनिट एक अलग चीज होती है और एरिया को डिनोट करने की चीज एक अलग है। ठीक है ना, दोनों बातें अलग अलग है। अब इसकी यूनिट कैसे होगी, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है L इंटू बी। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और ये दोनों की दोनों ही लेंथ होती है। लेंथ भी एक लेंथ है और ब्रेथ भी एक लेंथ है। अब कोई भी एक फिगर है, ये मान लो ये फिगर है। अब इस फिगर में जो ये नीचे वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड है, चाहे कोई भी फिगर हो, हमेशा ध्यान में रखना, इस नीचे वाली साइड को तो अपन बोल देंगे बेस।
ये अपनी हो जाएगी बेस। और ये वाली जो खड़ी वाली साइड है इसको या तो अपन बोल देंगे हाइट या फिर बोल देंगे इसको ब्रीथ। और ये जो ऊपर वाली है ना, ये सॉरी ये ऊपर वाली है ना, इसको बोल देंगे अपन ब्रीथ। ठीक है, इस ब्रेथ को अपन ब्रीथ भी बोल सकते हैं। इसकी ये हाइट हो जाएगी, इतनी हाइट है। और इस हाइट को अपन एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आ रही तो ALTITUDE एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। और ये बेस हो गया, इस बेस को अपन ब्रीथ भी बोलते हैं। ठीक है ना, लेंथ भी बोलते हैं। लेंथ ये सारी की सारी हो जाएगी। ये हाइट भी एक लेंथ है, ठीक है, एल्टीट्यूड भी एक लेंथ है, बेस भी एक लेंथ है और ब्रीथ भी एक लेंथ है। ये सारी के सारी लेंथ ही है। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसका एरिया निकालना है ना अपन को, ये एरिया अपन को निकालना भी, ये कितना एरिया अपने पास, तो एरिया निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि बेस कोई भी दो साइड, बस वो दोनों साइड एडजेसेंट होनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों साइड एडजेसेंट होनी चाहिए। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है कि एक वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स होता है भाई, कोने को अपन वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स होता है। और इस वर्टेक्स से एड होकर ये वाली लाइन जा रही है और ये भी एड होकर जा रही है लाइन, है ना। ये दोनों लाइन जो होगी ना, इन दोनों लाइन को अपन बोल देंगे कि एडजेसेंट लाइन है, क्योंकि ये एक ही वर्टेक्स से निकल रही है दोनों लाइन, इसलिए इनको बोलते हैं एडजेसेंट लाइन। तो ये जो एडजेसेंट लाइन होगी ना, उनको आप मल्टीप्लिकेशन कर दो और मल्टीप्लिकेशन करते ही जो आपका बेस है इनटू जो आपकी हाइट है, इनको मल्टीप्लिकेशन कर दो और इनको मल्टीप्लिकेशन करते ही आपके पास एरिया जाएगा, आपके पास एरिया जाएगा। और उसके बाद में देखो, अब यहां पर यूनिट निकालेंगे अपन, है ना, गौर से देखना। ब्रीथ भी क्या है, ब्रीथ भी एक क्या है, लेंथ है कि नहीं, इनटू हाइट भी क्या है, लेंथ ही है, दोनों लेंथ ही है। अब दोनों लेंथ है तो अपने बहुत छोटी से छोटी क्लास में अपन ये करके आए हैं कि 2 × 2 = क्या होता है, 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको यूं लिखूं, कुछ एक्सपोनेंट में लिखूं, तो 2 × 2 को एक्सपोनेंट में लिखने पर क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 2। ठीक है, 2 पावर ऑफ 2। तो 2 के पावर 2 होने पर ये जो 2 होगा ना, इसको अपन स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है ना, इसको अपन स्क्वायर बोलते हैं। ये स्क्वायर आया कैसे भाई, आप 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ओनली फॉर 1 डिजिट को, तो अपने पास ये 1 डिजिट बताएगा कि ये 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ऐसे ही अगर 3 टाइम कर दो तो इसके ऊपर 3 आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, 3 को बोल देंगे क्यूब। तो इस तरीके से क्यूब आ जाता है। तो यहां पर भी तो ये रूल लगा सकते हैं अपन कि लेंथ इंटू लेंथ हो रही है अपनी। ठीक है ना, लेंथ इंटू लेंथ ही तो हो रही है अपनी। अब ये लेंथ इंटू लेंथ हो रही है, तो इस लेंथ का स्क्वायर कर सकता हूं क्या, मैं इसका स्क्वायर परफेक्टली कर सकता हूं, जरूर कर सकता हूं भाई, कोई रोकी टोकी नहीं है। अब यहां पर अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी डिजिट हो, कोई भी फिगर हो, कोई भी वर्टेक्स हो या कोई भी कुछ भी चीज हो, अगर उसके स्क्वायर लग रहा है, अगर उसके स्क्वायर लग रहा है तो हमेशा बात ध्यान में रखना, अगर एरिया मतलब अगर कोई सरफेस वगैरह कुछ ऐसी की बात हो रही है, अगर उसके स्क्वायर लग रहा है तो हमेशा ध्यान में रखना वहां पर एरिया की बात हो रही है। ठीक है, वहां पर एरिया की बात हो रही है। और अगर क्यूब लग जाए, आपके ये आएगा नहीं बहुत, मतलब क्यूब वाला है ना, ये क्यूब वाला तो आपके लेवल से ऊपर, मतलब यूं मान लो आपकी किताब वगैरह में है नहीं है, तो अगर क्यूब आ जाए तो उसको बोल देंगे वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम का एरिया है। ठीक है ना, उसको बोल देंगे अपन वॉल्यूम। तो यहां पर मत जाओ, आप ओनली फॉर स्क्वायर तक जाओ। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर आने पर अगर किसी भी डिजिट पर स्क्वायर आ जाए तो वहां पर एक बात ध्यान रखना, वहां बात ओनली फॉर एरिया की हो रही है। तो ये जो स्क्वायर हो रहा है ना, ये यूनिट होता है। किसका यूनिट हो रहा है, ये एरिया का यूनिट है। और एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए, कैपिटल ए और स्मॉल आर से। यहां तक की इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपन को पढ़ेंगे फिगर, जो क्या हो, दो पैरेलल लाइन के बिटवीन हो। देखो पहले पढ़ते हैं, फिगर ऑन द सेम बेस, फिगर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ठीक है, कोई एक ऐसा फिगर हो जिसका बेस तो सेम हो। ठीक है, कोई भी दो
फिगर हो अपने पास और वो दोनों फिगर के बेस तो सेम हो, बट वो दोनों के दोनों फिगर एक पैरेलल लाइन के, यानी वो बेस के एक पैरेलल लाइन और होगी और उस पैरेलल लाइन के बिटवीन ही रहना चाहिए। यानी ये दो तो पैरेलल लाइन है और ये इसका बेस है, तो इनके बीच में ही होना चाहिए वो फिगर, ठीक है ना, इनके बीच में ही वो फिगर होना चाहिए। अब वो फिगर की कंडीशन भी क्या है, ध्यान में रखो, यहाँ पर बेस तो उनका देखो ये दो पैरेलल लाइन है, उसका बेस तो ये हो जाएगा, लेकिन उसके पास अगर ट्राइंगल है तो एक वर्टेक्स बच जाएगा, और अगर क्वाड्रिलेटरल है तो दो वर्टेक्स बच जाएंगे, और अगर और भी कोई चीज है तो वो वर्टेक्स बच जाएंगे। तो इस तरीके से वो एक या दोनों वर्टेक्स है, वो दोनों के दोनों वर्टेक्स इस लाइन को टच करने चाहिए, इस लाइन को टच करने चाहिए। अगर दोनों के दोनों वर्टेक्स इस लाइन को टच नहीं कर रहे हैं तो वहां पर वो रूल लागू नहीं होगा। देखो यहां पर देखते हैं अपन, पहले इसको साफ कर लेते थोड़ा सा। यहां पर देखते हैं अपन, ये अपने पास पहले बेस बना लेते हैं अपन, ये अपने पास एक बेस है, इसके साथ में एक कोई पैरेलल लाइन जा रही है, बेस के बिल्कुल पैरेलल लाइन है। अपन बात करेंगे कोई क्वाड्रिलेटर की बात कर लेंगे, यहां से एक क्वाड्रिलेटर जा रहा है कुछ इस तरीके से, एक क्वाड्रिलेटर का तो बेस ये है, और इस क्वाड्रिलेटर के दो वर्टेक्स है, दोनों के दोनों वर्टेक्स इस लाइन को टच करने चाहिए, इस वाली लाइन को टच करने चाहिए दोनों वर्टेक्स। और इसी सेम बेस पर अपन एक और बना लेंगे फिगर, एक और क्वाड्रिलेटर बना लेंगे। ये अपने पास एक और क्वाड्रिलेटर हो गया। अब क्वाड्रिलेटर की बात करें तो ये ए बी सी डी और इसके नीचे देखो ये वाला भी है ई एफ, ठीक है, ये अपने पास इतने क्वाड्रिलेटर है। तो एक तो देखो ये वाला क्वाड्रिलेटर फर्स्ट, ठीक है, और ये सेकेंड वाला क्वाड्रिलेटर, ये दोनों क्वाड्रिलेटर के जो एरिया होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। ये क्या बोल रहा है कि एरिया ए बी और सी डी, ए बी सी डी का एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ बी सी और एफ ई, बी एरिया ऑफ बी सी एफ और ई, इनका एरिया इक्वल होगा, ये एरिया इक्वल होंगे, ये यूं बोलता है। अभी पैरेलल लाइन होनी चाहिए, कंडीशन मैं दोबारा बता देता हूं, सेम बेस होनी चाहिए, दोनों फिगर का देखो बेस सेम है बिल्कुल, ठीक है ना, बेस इधर उधर नहीं हो रहा, दोनों का सेम बेस, या यूं मान लो कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है दोनों के दोनों। यहां पर देखो दोनों वर्टेक्स है, जो एक फिगर के दोनों वर्टेक्स है ए और डी, दोनों वर्टेक्स इस पैरेलल लाइन को टच हो रहे हैं, जो पैरेलल किसके है, बेस के, जो पैरेलल है बेस के, इस लाइन के ये दोनों जो वर्टेक्स है वो टच हो रहे हैं। और ये वाला ई और एफ, ये सेकंड जो अपना क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटर ई और एफ, ये दोनों के दोनों भी वर्टेक्स इस ही लाइन को टच कर रहे हैं। अगर इतनी कंडीशन लागू होती है, इतनी कंडीशन है, तो उन दोनों के एरिया हमेशा इक्वल होंगे। और आपको रीजन देना होना है तो बस रीजन यूं देना है कि दोनों एरिया है वो पैरेलल लाइन के बिटवीन है, इसलिए वो एरिया इक्वल है। बस इतनी सी ये आपको एक बेसिक सी लाइन लिखनी है। अब आगे बात कर लेते हैं, एरिया निकालेंगे, इसका एरिया किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस पर होना चाहिए, एंड द बिटवीन पैरेलल, एंड बिटवीन पैरेलल, इस पैरेलल के बिटवीन होना चाहिए। बस इतनी कंडीशन है तो वो एरिया बिल्कुल सेम होगा, वो एरिया बिल्कुल सेम होगा। ये प्रूफ करेंगे अपन, तो भाई प्रूफ करने पे आ जाओ। प्रूफ करने पर आ जाए अगर अपन, तो यहां पर प्रूफ करने से पहले एक छोटी सी बात अपन को समझनी होगी। कॉन्ग्रुएंट फिगर आप जानते हो तो अच्छी बात, अगर नहीं जानते हो तो समझ लो। कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है कोई ऐसे दो फिगर जो एक दूसरे की कॉपी हो,
एक दूसरे की कॉपी होने का मतलब है उनके कोरेस्पोंडिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, दोनों के एरिया इक्वल होने चाहिए, तो अपन उनको बोल देते हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। या फिर यूं मान लो कोई दो फिगर है और दोनों फिगर को एक दूसरे के ऊपर रख दें, सुपरपोज कर दें उनका अगर, तो वो सुपरपोज करने के बाद में, एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद में वो दोनों फिगर एक ही फिगर दिखाई देते हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों फिगर एक ही फिगर दिखाई देंगे, उनको तो बोल देंगे अपन कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट को शॉर्ट में निकालने की ट्रिक भी है। कॉन्ग्रुएंट को शॉर्ट में निकालने की किस तरीके की ट्रिक है कि ऐसी ट्रिक है कि कुछ आप एंगल देख लो या फिर साइड देख लो, उससे आप पता लगा सकते हो कि दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम है, ठीक है। तो यहां पर रूल लगता है, कुछ रूल लगते हैं, जैसे फर्स्ट रूल है, अगर कोई दोनों ट्राइंगल के कोरेस्पोंडिंग आप एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, शर्त क्या है कि वो जो साइड है आपकी वो क्या होनी चाहिए, इनके इंक्लूड होनी चाहिए, वो इनके इंक्लूड होनी चाहिए। सेकंड है, अगर साइड और एंगल और साइड यानी दोनों ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एंगल इन दोनों साइड के इंक्लूड होना चाहिए। और थर्ड है, और इस देखो इस रूल को ना आप ऐसे नहीं लिख सकते, एस एस ए ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है ना, या फ्री भी नहीं लिख सकते ए एस एस, ये भी गलत है, ठीक है ना, ऐसा आप नहीं लिख सकते। इसको लिखने का तरीका यही है, इसका ऑर्डर यही है। फिर बात कर लेते हैं ट्रिपल एस की। अगर किसी दो ट्राइंगल के अगर तीनों साइड्स इक्वल आ रही है तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल एरिया में भी इक्वल होंगे, ठीक है, एवरी मान लो कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये फोर्थ आ जाता है रूल, और ये यू मान लो रेयर रूल है। तो आर एच एस का मतलब है राइट हैंड साइड, ठीक है, और राइट एंगल, सॉरी आर का मतलब राइट एंगल और एस का मतलब हाइपोटेनियस और एस का मतलब कोई भी एक साइड। अगर आपके दो ट्राइंगल है जिनमें दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री आ रहा है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री आ रहा है, और उनके दोनों हाइपोटेनियस है, वो इक्वल आ रहे हैं, और बची हुई दो साइड्स हो गई, दोनों ट्राइंगल की दो साइड हो गई। अब दो साइड में से कोई एक साइड अगर इक्वल आ जाए तो वो ट्राइंगल आपका जो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, जिसे राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं, जो राइट ट्राइंगल आपका वो राइट ट्राइंगल दोनों के दोनों इक्वल होंगे, या फिर यूं मान लो कॉन्ग्रुएंट होंगे, या फिर यूं मान लो दोनों के एरिया सेम होंगे। तो ये इतने रूल लगते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। अगर ये रूल प्रूफ कर दे अगर अपन, तो इतने ही रूल प्रूफ करने पर अपन को पता लग जाएगा कि वो दोनों के दोनों जो अपने पास फिगर हैं या फिर ट्राइंगल है, वो दोनों ट्राइंगल इक्वल है एरिया में। अब अपन यहां पर बात कर लेते हैं, देखो ये दोनों पैरेलल है, पहली बात तो ये। तो यहां पर अपन एंगल वाले रूल लगाएंगे। एंगल वाले रूल देखो कैसे होंगे, एक बात का ध्यान रखना, एक पैरेललोग्राम की थोड़ी सी प्रॉपर्टी और बता देते हैं। पैरेललोग्राम की देखो चार प्रॉपर्टी होती है। कैसे कैसे प्रॉपर्टी होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो हमेशा इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स मतलब ये ए बी सी डी वाला पैरेललोग्राम है, ये ए बी पैरेलल होगी डी सी के, ठीक है, बी सी पैरेलल होगी ए डी के। ये पैरेललोग्राम की फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर पैरेललोग्राम है कोई तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है का मतलब क्या है, बी सी इक्वल हो जाएगी ए डी के और ए बी इक्वल हो जाएगी डी सी के। इस तरीके से ये इक्वल हो जाएगी। और एक प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अपने पास उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे। कोरेस्पोंडिंग एंगल का मतलब जो ए वाला एंगल है, ये वाला ए वाला एंगल इक्वल होगा सी वाले एंगल के, ये वाले एंगल के, ठीक है ना। ए वाला जो एंगल है ये अपना, ये सी वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये जो बी वाला एंगल है पूरा, ये पूरा एंगल है वो इस डी वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है वो अपने कुछ भी काम आने वाली नहीं है वैसे तो, लेकिन वो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम है और उस पैरेललोग्राम में डायगोनल बना दे। डायगोनल क्या होती है, दो वर्टेक्स को एक लाइन से क्रॉस कर दे। दो वर्टेक्स है
और उन दोनों वर्टेक्स को एक लाइन से इस तरीके से अपन क्रॉस कर दें, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा, देखो यहां पर मैं देखो एक बार, वहां पर कंफ्यूज होंगे, यहां पर देखो ये अपना एक डायगोनल बना दिया अपन ने। अब इस डायगोनल में देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब ये वाले ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे, यानी इनका एरिया भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर ये चार प्रॉपर्टी आती है जो क्वाड्रिलेटरल की या सॉरी पैरेललोग्राम की होती है। क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है। तो अब बात कर लेते हैं यहां पर अपन कि इन दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इक्वल होता है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो पहला प्रूफ देखो कि ए बी पैरेलल है डी सी के, और साथ में ए बी इक्वल है डी सी के। ये अपन लिख सकते हैं कि जो अपनी ए बी साइड है वो इक्वल होती है भाई अपने डी सी वाली साइड के, ठीक है। ये सारे का सारा रीजन है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं रीजन साथ में लिखा दूंगा सभी के, लेकिन आपको रीजन सभी के अलग अलग लिखने चाहिए, ठीक है ना। एक साथ में मत लिखा करो, अलग अलग लिखा करो, ताकि एग्जामिनर के हर एक जो आपने स्टेप किया है वो हर एक स्टेप को पता लगे एग्जामिनर को कि इस रीजन से इसने ये स्टेप किया है। आगे अगर बात करें अपन, तो ये वाला एंगल देखो, जस्ट ये वाला एंगल दिख रहा है क्या, ये वाला एंगल ए डी सी, फिर इधर चला गया, जेड शेप दिखाई दे रही है। और जेड शेप कहां पर बनती है, जेड शेप बनती है भाई अल्टरनेट एंगल में। तो ये हो गया अपना इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये अपना इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। सर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल निकालेंगे अपना बड़ा हो जाएगा ये, है ना। अपन शॉर्टकट में काम चलाते हैं, शॉर्टकट में काम देखो कैसे चलाएंगे। ये वाला देखो यहां पर ये एक लाइन जा रही है और यहां से एफ बन रहा है, एफ बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला एफ बन रहा है, एक बन रहा अपना एफ, यानी ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है इक्वल होगा। और रीजन क्या हो जाएगा कि ये बन जाएगा अपना कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रीजन। ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड से अपने क्या हुए, इक्वल हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना, उनसे ये इक्वल हो गए। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का भाई शेप होता है वो एफ होता है, अल्टरनेट का जेड होता है, ठीक है ना, को इंटीरियर का सी होता है। इनके जो ये वाले एंगल होते हैं वो इक्वल इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल ध्यान में रखना, ये वाले एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एफ वाला होता है कोरेस्पॉन्डिंग, जेड वाला होता है अल्टरनेट, और सी वाला ये होता है एलाइड एंगल, ठीक है। और ये इक्वल नहीं होते भाई, सी वाला ये इक्वल नहीं होता, इन दोनों का सम आता है ना, वो आता है 180 डिग्री, इन दोनों का सम आता है वो आता है 180 डिग्री। अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन। तो ये वाला एफ बन रहा था अपना, और एफ बनने पर ये दो एंगल आ रहे थे अपने, और ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे थे अपने। तो इक्वल हो रहे थे, एंगल कौन सा है, ए ई बी, एंगल अपना ए ई बी, और इक्वल है एंगल किसके, डी एफ सी, डी एफ सी। रीजन क्या जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और ऊपर वाले का हो जाएगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, फिर आगे बात कर लेते हैं यहां पर एक और एरिया की। यहां से देखो ये वाला, एक और साइड की देखो ये वाला, अगर बात करें तो ये भी एक एफ बन रहा है, ये भी एक एफ बन रहा है। ऊपर वाले में देखो उल्टा है ना, ये लाइन आ रही है इस तरीके से, और एक ये लाइन जा रही है, और एक ये वाली लाइन जा रही है, यानी ए बी वाली लाइन और डी सी वाली लाइन, दोनों लाइन बन रही है, और दोनों लाइन बन रही है, इसका मतलब एफ है और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये वाला एंगल और जस्ट ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी ई ए बी एंगल अपने पास ई ए बी,
और साथ के अंदर देखो ई ए बी और एफ डी ई है ना, एंगल है एफ डी और सी, ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। और रीजन क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। आगे अगर बात करें, देखो अपने पास तीन चीज आ गई, एक साइड दो एंगल। रूल कौन सा लग गया, दो साइड और एक एंगल, यानी SAS रूल। तो बाई रूल SAS, इसे एक्सटीरियर भी बोलते हैं ना, SAS रूल ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल। तो देन अपन बोल देंगे जो अपना एरिया है, एरिया ट्राइंगल कौन सा, ए बी और ई, ए बी और अपने पास है जो ई, ये वाला एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ डी सी और एफ, ये वाला एरिया के, ये वाला ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा डी सी और एफ, ये वाला इक्वल हो गया। ठीक है, एरिया में ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैं यहां पर क्या कर दूं, देखो छोटा सा एक कंसेप्ट है। अब मैं यहां पर क्या कर दूं कि ये दोनों एरिया इक्वल है अपने पास, ये वाले दोनों एरिया अपने पास इक्वल आ गए इस तरीके से, ये वाला भी एरिया इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं यहां पर देखो, तो यहां पर देखो एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है ई डी सी और बी, एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है ना ई डी सी बी। ठीक है, इस कोऑर्डिनेटर को मैं अगर सेम सेम जोड़ दूं तो एरिया में इधर भी ऐड कर दूं और इधर भी ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्योंकि भैया आपका 2 = 2 है। तो मैं यहां पर 4 4 ऐड कर दूं दोनों साइड में, तो ये तो कितने हो जाएंगे, 6 = 6। तो मेरा तो रिजल्ट सेम ही है, इक्वल ही है, पहले से भी तो दो भी इक्वल ही है। तो ये दोनों एरिया अगर इक्वल है तो इन दोनों एरिया में मैं ये क्वाड्रिलेटरल वाला एरिया अगर ऐड कर दूं तो भी दोनों इक्वल होते हैं। तो चलो क्वाड्रिलेटरल वाला एरिया इक्वल करता हूं मैं, ई बी सी डी। तो एरिया पहले मेरे पास आ जाएगा एरिया ए बी ई, तो मेरे पास पहले था, और साथ में एरिया मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, एरिया ई बी सी डी, और इक्वल हो जाएगा एरिया मेरे पास ये वाला पहले था डी सी एफ, और मैंने इसमें एरिया ऐड कर दिया, यहां पर मैंने एरिया ऐड किया है एक और, यही वाला सेम, बिल्कुल सेम एरिया ई बी सी डी, ई बी सी डी, ई बी सी डी। इस तरीके से मैंने दोनों सेम सेम ऐड किया है यहाँ पर इक्वल के, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में मैंने सेम सेम ऐड कर दिया, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखो, ए बी और ई, ये वाला ट्राइंगल बना अपना, ठीक है, और साथ ही में मेरे पास आ रहा है ये वाला एरिया ई बी सी डी, ई बी सी डी, यानी ये वाला एरिया मैं पूरा देख सकता हूं, ये वाला एरिया पूरा आ रहा है मेरे पास, ये वाला एरिया भाई पूरा आ रहा है मेरे पास, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है। और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम अपना ए बी सी डी। तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूं क्या कि एरिया ए बी सी और डी, ये पैरेललोग्राम आ गया अपना। और यहां पर देखो डी सी एफ, यानी डी सी और एफ, ये डी सी एफ, ये कोई ये ट्राइंगल आ गया भी अपना। चलो ये वाला ट्राइंगल आ गया। अब फिर क्या आ रहा है एरिया ई बी सी डी, यानी ई बी सी डी, यानी इन टोटल एरिया को अगर मैं काउंट करूं तो ये टोटल एरिया इतना था भी मेरा, तो यानी ये भी पैरेललोग्राम अपना। ये पैरेललोग्राम कौन सा है, ई बी सी एफ, यानी ये पैरेललोग्राम अपने पास एरिया ऑफ ई बी सी और एफ, यानी ये तो दोनों इक्वल आए।
जो अपना पहले मेथड था ये वाला बिल्कुल सेम आ गया, दोनों के दोनों इक्वल है ना। और दोनों के दोनों इक्वल होने पर अपन ये बता सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बिटवीन कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो या फिर पैरेललोग्राम हो, वो पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होंगे। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होंगे, ओनली फॉर पैरेललोग्राम होंगे, है ना। मैं थोड़ा सा मुंह से फिसल गया कि दो कोई पैरेलल लाइन हो और उनके बिटवीन कोई भी पैरेललोग्राम आपका बन रहा है या फिर स्क्वायर आपका बन रहा है या फिर और रोम्बस आपका बन रहा है, अगर ये तीन अपने क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं तो ये तीनों के तीनों क्वाड्रिलेटरल अपने आप में इक्वल होंगे। यानी जो भी इनके बीच में कोई भी और अदरवाइज कोई भी फिगर बनेगा, अगर कोई दो रोम्बस बनेंगे तो वो दोनों रोम्बस का एरिया इक्वल होगा, दो पैरेललोग्राम बनेंगे तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा, और अगर दोनों अपने पास स्क्वायर बनेंगे तो वो दोनों स्क्वायर के एरिया अपने इक्वल होगा। तो अब लास्ट वाले पर आ जाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड दी बिटवीन पैरेलल। ठीक है, अब एक ट्राइंगल होगा जो पैरेलल लाइन के बिटवीन होगा और सेम बेस होना चाहिए उनका। तो चलो इस पर काम करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा मिटाते हैं। अब यहां पर बनाएंगे अपन, पहले बना लेंगे पैरेलल लाइन, दो अपने पहले बना ली पैरेलल लाइन। अब इनके बिटवीन एक पैरेललोग्राम बना लेंगे अपन, क्योंकि अपन को पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये अपने पास आ गई ए बी सी और डी। इनको थोड़ा सा अच्छा सा बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये लाइन और बना देता हूँ। ठीक है, अपने पास ये आ गई। अब एक डायगोनल बना लेंगे अपन, ये ए से सी पर निकलने वाला डायगोनल बना लिया। अब एक यहां से अपन कोई परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं। तो अपन ने क्या क्या किया, पहले वो लिख लेते हैं। अपन ने पहले एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, ये वाला कर लेते हैं डी ई, ए ई परपेंडिकुलर है बी सी के। पहला काम अपन ने ये किया। सेकंड काम, ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, ए बी है वो पैरेलल है डी सी के। रीजन क्या है भाई, रीजन अपने पास प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ये अपने पास रीजन है। ठीक है, यहां तक ये चीज आ गई समझ में। अब यहां पर देखो, आप दो चीज कर सकते हो। ये देखो, एक तो ये वाला जेड से बन रहा है, ये वाला डी ए सी बी जेड से बन रहा है। जेड शेप से कौन सा आता है, अल्टरनेट एंगल आता है। अल्टरनेट आएगा तो देखो एंगल अपना क्या होगा, डी ए सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, ए सी बी के। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है भाई, अल्टरनेट एंगल है, इस वजह से ये इक्वल है। और फिर ये वाली ए बी और डी सी, ए बी और डी सी लाइन इक्वल है। रीजन क्या है, ए बी इक्वल है डी सी के। और इसका रीजन बताओगे आप, मैं लास्ट में बता दूंगा इसका रीजन क्या है, लेकिन इसका रीजन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे इसका रीजन क्या है कि भाई ये इक्वल है। अब फिर आगे बात कर लेते हैं अपन कि ये इक्वल है और ये पैरेलल भी है, जो अपन ने पहले प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से अपन ए बी और डी सी को पैरेलल मान सकते हैं। तो पैरेलल मान लिया तो बी ए सी और डी, ये जेड से बन रही है अपनी, ये जेड से बन रही है और जेड से बन रही है, तो इनका इंटीरियर एंगल देखो कौन सा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल होगा अपना। तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो अपन ने एंगल क्या कर दिया इक्वल, कि ए बी ए और सी इक्वल होगा एंगल ए सी डी
और इसका रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब फिर इसके बाद में आप देखो एक और चीज देखो आप यहां पर, इसके बाद में अगर मैं करूं ये वाली ए सी वाली लाइन कॉमन है, तो दोनों में ए सी ए कॉमन है, और रीजन ये कॉमन लाइन है, ये कॉमन लाइन है, इसलिए ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। दोनों ट्राइएंगल में एक साइड दो एंगल और एक साइड, यानी दो साइड और दो एंगल इक्वल आ रहे हैं। रूल आपके हिसाब से आप कोई भी लगाओ, ए एस ए वाला रूल लगाओ, ए एस ए वाला रूल लगाओ, इन दोनों में से कोई भी रूल लगा लो, दोनों रूल लगेंगे यहां पर। तो अपन कर देंगे बाई रूल, ए एस ए वाला रूल कर देंगे और ए एस ए वाला रूल कर देंगे, तो देन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो अपने पास आया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ए सी डी। इस वाले के दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल होंगे, यही अपन को प्रूफ करना था, दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल होते हैं, और ये अपन ने प्रूफ कर दिया, ये दोनों ट्राइंगल के एरिया अपने प्रूफ होंगे भाई। अब यहां पर देखो ये वाला रीजन क्या था, ये वाला रीजन था अपने पास कि ए बी और डी सी वाला है, ये ए बी और डी सी ये प्रॉपर्टी थी भाई पैरेललोग्राम की, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की थी। इस तरीके से ये अपना दोनों ट्राइंगल है उसका एरिया इक्वल आ गया है। अब यहां पर देखो एक चीज और कर सकते हैं अपन, एक चीज क्या करें कि ये वाला अपना पैरेललोग्राम था, ये तो बात अपन को पता है कि ए बी सी डी अपना पैरेललोग्राम है। अब ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम में जो अपने पास ए सी आया है वो ए सी अपना डायगोनल है, और उस डायगोनल से अपन को पता है कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है वो यूं बोलती है कि एक कोई भी पैरेललोग्राम हो उसमें एक अगर किसी ने डायगोनल क्रॉस कर दिया है तो वो डायगोनल क्रॉस करने के बाद में दो ट्राइंगल बनेंगे, और वो दोनों के दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे यानी ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मीन्स निकला कि एक पैरेललोग्राम का आधा आधा हिस्सा कर दिया उसने, आधा आधा हिस्सा कर दिया। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि जो अपना है एरिया ऑफ ए बी सी और इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी, ये प्रूफ है ऊपर वाला ही जस्ट नीचे लिखा मैंने। मैं इसका कर दूं अगर हाफ किसका भाई, हाफ कर दूं मैं पैरेललोग्राम का, तो ये बात सही है, सत्य है कि पैरेललोग्राम के दो इक्वल पार्ट तो करे उसने, किसने, डायगोनल ने, तो ये डायगोनल के ही तो पार्ट है, ये दोनों इक्वल पार्ट करे हैं। तो अगर ये इक्वल पार्ट करे हैं तो यहां पर ए बी सी और डी, ए बी सी डी आ जाएगा, यानी ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का हाफ ही पार्ट है ये दोनों ट्राइंगल, हाफ ऑफ पार्ट है ये दोनों ट्राइंगल, जो इसमें भी प्रूफ हो रहे हैं कि ये अपना पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का हाफ ऑफ पार्ट है ये दोनों ट्राइंगल, और ये दोनों ट्राइंगल यही है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल हाफ ऑफ पार्ट है तो मैं इसको देखो यहां पर एरिया ऑफ किसका, ये पैरेललोग्राम का, और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड या फिर हाइट इनटू जो बेस होता है अपना वो लेते हैं, यानी इस पैरेललोग्राम की जो हाइट है वो क्या है, ए ई, क्योंकि हाइट अपन किसमें मेजरमेंट करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन में, तो परपेंडिकुलर में लाइन में अपन ने ये मेजरमेंट किया है, और एल्टीट्यूड भी क्या करता है, परपेंडिकुलर लाइन घेरता है, तो हाइट और एल्टीट्यूड को अपन सेम मान सकते हैं कि हाइट और एल्टीट्यूड दोनों सेम है। तो यहां पर ए ई
हाइट आ गई अपनी, और BC ये बेस हो गई अपनी, BC ये बेस हो गई अपनी। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनका एरिया भी अपन इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि एरिया ACD और एरिया ABC। ठीक है, अब मैं भाई पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो यहां पर लिख देता हूं, एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला है भाई ये, ठीक है, बेस इंटू हाइट, हाइट या फिर एल्टीट्यूड भी ले सकते हो इसको, एल्टीट्यूड कर दो, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये एरिया का फॉर्मूला होता है किसके, पैरेललोग्राम के। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ये हाइट है और ये बेस ही है, तो मैं इनको यूं भी लिख सकता हूं ना, हाफ, और ये बेस है इंटू हाइट है, ये तो हो गया अपना बेस और ये हो गया अपना हाइट, तो बेस इंटू हाइट कर दिया मैंने, और बेस इंटू हाइट फॉर्मूला किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर मैं लिख दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला भी ये बन जाता भाई, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले से। तो अब तक के लिए अपने इतना ही पढ़ा है, आगे अपन एक्सरसाइज चालू करेंगे, और जो भी आपके रिलेटिव है कोई भी है, अगर वो भी आपके 10th क्लास में है या फिर जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपन दोनों लेवल साथ के अंदर लेके चल रहे हैं, ताकि 10th के जो भी बच्चे हैं वो लेवल आगे तक, मतलब उनका लेवल जो माइंड है वो आगे तक बढ़ सके, ठीक है ना। तो इसलिए अपन थोड़ा सा लेवल ऊपर भी लेके चल रहे हैं, और जो बेसिक से बेसिक बात भी है वो भी अपन बता के चल रहे हैं, तो ताकि 10th के जो भी बच्चे हैं उनके भी भाई ये बातें समझ में आ जाए, और उनका लेवल माइंड है जो वो थोड़ा सा आगे ग्रोथ कर सके। तो आपके कोई भी रिलेटिव है, कोई भी इस तरीके के हैं जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका लेवल 10 तक का है, ठीक है ना, तो उनको यार ये शेयर करो वीडियो, और उनको बताओ कि ऐसा एक चैनल भी है जहां पर ये प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।